भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में जो भी कोई बोलता है, अपनी आवाज प्रकट करता है, उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, ना इधर सिविल और नॉट क्रिमिनल नहीं हो सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना बड़ा अधिकार अनुच्छेद 105 के माध्यम से दिया। संसद सदस्य संसद में बेवाक होकर अपनी बात करें। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना बड़ा अधिकार अनुच्छेद 105 के माध्यम से दिया। इस संसद सदस्य संसद में बेवाक होकर अपनी बात, हम लोगों का सदन में दायित्व है, उत्तरदायित्व है। जो कुछ हम सदन में बोलें, जिम्मेदारी से बोलें, प्रामाणिक तरीके से बोलें। दिस प्रिविलेज कम्स विद वेरी हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज every word is spoken in parliament must be after due thought। संसद को वो अखाड़ा नहीं बनने दिया जा सकता जहाँ फ्री फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन हो। अगर मैं आपसे कहूँ पार्लियामेंट्री डिबेट तो आपके दिमाग में क्या आएगा? वही ना कि कुछ नेता पेजेस फाड़ के फेंक रहे हों, या फिर पार्लियामेंट के अंदर आपस में लड़ रहे हों, या फिर एक दूसरे को गाली दे रहे हों। क्या ऐसा हर बार होता है या ये सिर्फ हमें दिखाया जाता है? क्या ये जो पार्लियामेंट्री डिसरप्शन हम देखते हैं, क्या ये हमारे पार्लियामेंट का एक्चुअल में यही रूप है, या फिर इसके अलावा भी कोई रूप है जो कि हमें दिखाया नहीं जाता? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, क्योंकि जब हमारा विंटर सेशन स्टार्ट हुआ था पार्लियामेंट का, तो उस टाइम पर हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट डिसरप्शन देखने को जो है वो मिले पार्लियामेंट के मीटिंग्स के अंदर, सेशन के अंदर। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तभी आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट को। और देखो, डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट ना हमारे डेमोक्रेसी के लिए क्या है, बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा कैसे है, इस चीज़ को समझेंगे और देखेंगे इसको अपने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर पार्लियामेंट है क्या, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट। देखो, पार्लियामेंट अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या है तो आप क्या बोलोगे? आप सिंपल वे में उनको बोल सकते हो कि पार्लियामेंट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। यानी कि हमारे भारत की इंडियन डेमोक्रेसी जो है ना, उसका मील का पत्थर, कॉर्नर स्टोन जो है वो कौन है? वो है हमारा पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है, पार्लियामेंट करता क्या है? देखो, पार्लियामेंट हमारे इंडिया के अंदर एक सुप्रीम बॉडी होती है जो कि कानून बनाती है। कानून जो बनता है उसके ऊपर जो डिबेट करना हो गया, जो कानून के लिए अकाउंटेबल होते हैं, वो सारे के सारे लोग हमें पार्लियामेंट में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है कि हमारे इस पार्लियामेंट के अंदर फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रप्शन देखने को मिले हैं, जो कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये जो हमारा इंडिया का पार्लियामेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, क्या वो रियली उतनी अच्छे तरीके से वर्क करती है जितना करनी चाहिए? क्या जो हमारी गवर्नेंस की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी है जितनी की होनी चाहिए? तो आज इसी चीज़ के ऊपर हम भी डिबेट कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को, कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है पार्लियामेंट के बारे में, और आखिर पार्लियामेंट होती क्या है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करोगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट का कुछ स्ट्रक्चर बताया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। कई बार हमें लगता क्या है कि जो हमारा पार्लियामेंट है ना, वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा को ही हम कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के 3 पिलर होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इनका काम क्या होता है तो आपको पता लगेगा कि इनका जो काम होता है वो होता है काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिकल मुद्दे होते हैं, जो क्रिटिकल हमारे इश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है लेजिस्लेशन से लेकर के फाइनेंशियल कंट्रोल तक, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव स्क्रूटनी, वो भी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है?
तो पार्लियामेंट के ऊपर ही होती है। यानी कि पार्लियामेंट यानी कि प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा जो हैं हमारे, इनका काम होता है कि वो लेजिस्लेशन को देखें, फाइनेंशियल कंट्रोल को देखें और साथ में वो एग्जीक्यूशन की स्क्रूटनी को भी क्या करें, मॉनिटर करें। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो कहता है कि हर पार्लियामेंट के हिस्से में, जैसे आप लोकसभा राज्यसभा को देख लो, तो हर हाउस के अंदर क्या होगा, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम अलग अलग होते हैं। अगर वो लोकसभा में है तो उसका नाम स्पीकर होगा, अगर वो राज्यसभा में है तो उसका नाम चेयरमैन होगा। यानी कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हमारे हैं वो दो होते हैं। लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर कहते हैं, राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम चेयरमैन कहते हैं, जिनका काम होता है कि जो भी प्रोसीजर पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं, जो भी इन हाउसेस के अंदर प्रोसीजर चल रहे हैं, उनके ऑर्डर को मेंटेन करना और उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करना। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स क्या कहते हैं पार्लियामेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स है ना, वो हमसे कहते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 107 से लेकर के आर्टिकल 122 है, उसके अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, वहाँ के प्रिविलेजेस क्या है उनके बारे में बताया गया है, और स्पेशली बताया गया है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कि वहाँ पर आपको इस तरीके की प्रिविलेजेस दी जाती हैं। वहीं अगर आप देखोगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर आपको फ्रीली डिबेट करने का अधिकार दिया जाता है। मतलब कि आप फ्रीली होकर के, चाहे बिना किसी सोच समझ के भी आप कोई बात बोल सकते हो, आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं होगा, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको प्रोसीडिंग के अंदर किसी भी तरीके से अगर आप डिबेट कर रहे हो तो। ये बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है जो कि हमारे पार्लियामेंट के लिए दिया गया है। वहीं आगे मैं बात करूं कि प्राइमरीली कॉजेस क्या हमारे होते हैं, व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेस ऑफ द डिस्ट्रप्शन, जो कि हमें पार्लियामेंट के अंदर अक्सर देखने को मिलता है। जैसा आपने देखा होगा कि बार बार संसद की जो कार्यवाही है वो स्थगित करी जाती है। इस तरीके के काफ़ी सारे बयान जो हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल आपने पढ़े होंगे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, क्यों इतने फ्रिक्वेंट डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो रीज़न हमें यहाँ पर नज़र आएगा वो आएगा एडवर्शियल पॉलिटिक्स। अब ये एडवर्शियल पॉलिटिक्स क्या होती है, इस चीज़ को अभी ये देखो, ये सब चीज़ें ना मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ एडवर्शियल पॉलिटिक्स का, वो आप समझो, ठीक है। मान लो एडवर्शियल पॉलिटिक्स में अब होता क्या है कि जैसे मान लो सरकार ने ना CEA लेकर के आया, जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब जैसे सरकार ने ये CAA लेकर के आया ना, अब जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो इसके ऊपर डिबेट नहीं करेगी, वो इसके ऊपर बात नहीं करेगी पार्लियामेंट में। वो क्या करेगी, पहले ही दिन से, पहले ही मीटिंग से वो इसको बायकॉट करने में लग जाएगी, धरना देने लग जाएगी, हल्ला करने लग जाएगी, बायकॉट करने लग जाएगी। जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से ये होगा कि जो संसद की कार्यवाही है, जो कि एक्चुअल कार्यवाही है, जहाँ पर कि डिबेट वगैरह होनी चाहिए, वो डिबेट वगैरह अब होंगे ही नहीं। अब इसके वजह से क्या होगा कि ये बार बार जो डिस्ट्रप्शन है वो देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके के पॉलिटिक्स को हम कहते हैं एडवर्शियल पॉलिटिक्स, जहाँ पर आप क्या करते हो, पब्लिक अटेंशन पाने के लिए जानबूझ करके क्या करते हो, डिबेट को नहीं होने देते हो, और डिबेट के पहले ही आप उस चीज़ का अपोज करने लग जाते हो, विरोध करने लग जाते हो। तो बेसिकली ये अपोजिशन पार्टी करती हैं। मैं ऐसा कांग्रेस को नहीं कह रहा, ना बीजेपी को कह रहा हूँ, ठीक है ना। कल को मेरे को भी टिकट मिले ना, इन किसी भी पार्टी से मैं लड़ जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे लिए दोनों ही पार्टी इक्वल है। लेकिन हाँ, ऐसा अपोजिशन पार्टी करती है कि सरकार कोई कानून लाई, उस कानून को लाने से पहले ही वो क्या करती हैं, कहीं ना कहीं उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन वो बहस को अवॉइड करके डायरेक्ट उसका विरोध करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है। दूसरा होता है इरोजन ऑफ पार्लियामेंट्री कल्चर। अब देखो इरोजन ऑफ पार्लियामेंट्री कल्चर क्या है। अब देखो यहाँ पर आपको पता लगेगा, जैसे पार्लियामेंट्री का कल्चर है कि अगर कोई बिल आया है, कोई कानून आया है, उसके ऊपर डिबेट होगी। मान लो अपोजिशन का भी पार्टी है वो भी डिबेट करेगा, जो रूलिंग पार्टी है वो भी डिबेट करेगी। लेकिन अब उस डिबेट में क्या होता है कि जैसे वो बिल आया, अब बिल आने के बाद जो अपोजिशन पार्टी है या रूलिंग पार्टी है, कोई भी हो सकता है, अब वो क्या करेगा कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लग जाएगा, खड़ा हो जाएगा सदन में चेयर के ऊपर और बोलेगा कि भैया इनको हाय हाय करो, उनको हाय हाय करो। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो एक कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए, जो कि किसी कानून के ऊपर, किसी लॉ के ऊपर एक अच्छे तरीके से डिबेट होना चाहिए, उस डिबेट को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जाता है। एंड सदन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि उस चीज़ को लेकर के एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने लगता है, जिसके वजह से फ्रिक्वेंट डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगेन इसका भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, ठीक है ना।
लेकिन वही है, इसका एग्जांपल तो आप लोगों ने बहुत ही देखा होगा, ठीक है। जैसे अभी किसान जो बिल आया था उस टाइम पर भी ऐसा हुआ था, ठीक है ना, जो फार्मर्स बिल आया था जिसको गवर्नमेंट ने पास भी कर दिया था। अभी मैं दिखाऊंगा उसमें ये एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस जो है ना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो। अगर आप देखोगे तो होता क्या है कि कई बार जो सरकार है ना, वो देखो यहाँ पर दो बॉडी होती है, एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक होती है लेजिस्लेटिव बॉडी। अब जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट चाहे वो हमारा लोकसभा हो जाए चाहे हमारा राज्यसभा हो जाए, वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या होता है? देखो, लेजिस्लेटिव बॉडी का काम होता है कि वो क्या करे, जो हमारे लॉज हैं यानी कि कानून हैं उनको वो फ्रेम करने का काम करती है। और वहीं जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, वो उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। तो याद रखना कि जो हमारे मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए या कोई डिफेंस मिनिस्टर हो गया, वो सारे के सारे हमारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। जो कानून बन गया उस कानून को वो लागू करते हैं। लेकिन कानून बनाने वाला कौन होता है? वो होते हैं हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन होता क्या है कि कई बार प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर या फिर अदर जो भी मिनिस्टर हमारे हैं, उनके बात को सुन के, उनकी चीज़ों को कहीं ना कहीं मान के जो कानून है वो बना लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, जो कि हमें देखने को मिलता है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका है फार्मर्स लॉ, ठीक है ना। अब देखो, फार्मर्स लॉ में क्या हुआ कि जब किसान कानून लाया गया तो उस टाइम पर ना वॉइस वोटिंग हुई थी। वॉइस वोटिंग का मतलब होता है कि कोई डिबेट नहीं हुई उस चीज़ के ऊपर, उसको तुरंत से क्या करा गया, इंट्रोड्यूस करा गया एज अ मनी बिल। उसको मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया एंड उसके ऊपर वॉइस वोटिंग करा ली गई। और जो वॉइस वोटिंग में जीता, मतलब कि रूलिंग पार्टी ऑब्वियस सी बात है जीत जाएगी, तो रूलिंग पार्टी जीत गई एंड वो बिल जो है वो लागू हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो किसानों के पास पहुंचा, किसानों ने विरोध किया, 1 साल तक प्रोटेस्ट किया, देन सरकार ने उस बिल को वापस कर लिया। तो इस तरीके से कई बार जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है ना, वो भी एक रीज़न बनती है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंट डिस्ट्रप्शन है पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। कई बार हमारा पार्लियामेंट का सेशन बोल सकते हो वर्किंग नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम हमें 2 पार्लियामेंट सेशन करने ही करने हैं। तो कई बार जब पार्लियामेंट ख़त्म होता है ना, तो पार्लियामेंट ख़त्म होने के बाद जो वो गैप होता है, उस गैप में क्या करते हैं, कई बार जो अध्यादेश है जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस का आर्टिकल क्या होता है, 123, आर्टिकल 123 होता है, जिसमें ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो क्या करते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट से आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस जारी करवा के एक टेम्प्रेरी कानून बना देते हैं एंड उस कानून की वजह से कहीं ना कहीं वो अपना बेनिफिट, अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है, इरोजन ऑफ पार्लियामेंट्री कल्चर है या फिर एडवर्शियल पॉलिटिक्स है, इनकी वजह से बार बार ये जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर डिसरप्शन है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि तीनों ही पॉइंट आपको क्लियर रहे होंगे कि हमारा फ्रिक्वेंट डिसरप्शन के 3 पॉइंट क्यों हैं। अब आते हैं कि इन 3 पॉइंट के अलावा और कौन से पॉइंट हैं जिनकी वजह से ये हमारे फ्रिक्वेंट डिसरप्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो आता है मीडिया डायनेमिक्स। आप सभी को पता होगा, एक मीम देखा होगा जिसमें एक आंटी क्या बोलती है कि मीडिया बिकी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे मीडिया डायनेमिक्स है ना, ये जो हमारी मीडिया काम करती है, ये बेसिकली इस चीज़ पे काम करती है कि इनके व्यूज़ अच्छे आए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सदन में ना 5 घंटे की अच्छी बहस चल रही है, ठीक है, बड़ी ही शांति प्रिय, पक्ष विपक्ष दोनों बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, वो बहस ये नहीं दिखाते। लेकिन जैसे ही एंड के 10 मिनट में, एंड के 5 मिनट में लड़ाई स्टार्ट होती है, जहाँ पे कागज़ फाड़ने स्टार्ट होते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है कि जो मीडिया है ना, उसी चीज़ को वो 24/7 क्या करेगी, 24/7 टीवी पर दिखाएगी। लेकिन जो अच्छी डिबेट हुई थी, जो एक्चुअल में डिबेट हुई थी, उस डिबेट को वो दिखाते ही नहीं टीवी पे। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी ये जो पार्लियामेंट है ना, ये दिन भर लड़ती ही रहती है, क्योंकि हमें दिखाई ही वही दे रहा है। जो 10 मिनट का कंटेंट है या 5 मिनट का कंटेंट है, ये 10 और 5 मिनट का कंटेंट ही वो बार बार टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है ना, वो दिन भर लड़ता ही रहता है। तो यहाँ पर एक रीज़न ये भी बनता है कि यहाँ पर जो विजुअल इम्पैक्ट्स है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे एक बोल सकते हो कि की पिलर की तरह काम करते हैं, जो हमें दिखाते हैं, हम वही समझते हैं कि यही चीज़ हो रही है। फिर हमारा आता है वीक इन्फोर्समेंट। देखो, वीक इन्फोर्समेंट क्या है, अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे थे ना कि जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, चाहे वो हमारे स्पीकर हो जाए, चाहे वो हमारे चेयरमैन हो जाए, चेयरमैन किसके, राज्यसभा के, और स्पीकर किसके, लोकसभा के, इनके पास ना कुछ पावर होती हैं। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, तो एक हमारा रूल कहता है 255, यानी कि रूल नंबर 255, और एक और है शायद से 245 करके है या कुछ और है, मैं उसको भूल रहा हूँ, लेकिन 255 करके एक रूल है। वो रूल ये कहता है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करता है कि अगर
कंडक्ट सही से नहीं करता है पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीजर हो रहे हैं उनको, तो उनको क्या किया जा सकता है, सज़ा दी जा सकती है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में यहाँ पर किसी भी सांसद को कोई सज़ा नहीं दी जाती है। सर समझ नहीं आया, आप एक बार फिर से बता दो तो सुन लो। इसका एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक बहस चल रही है, मैं अगेन आता हूँ CAA के ऊपर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। अब इस बिल के ऊपर, इस बोल सकते हो रूल के ऊपर डिस्कशन चल रही है। लेकिन जैसे ही ये डिस्कशन क्या होती है, लोकसभा में लाई जाती है। अब लोकसभा का MP डिस्कशन करने के बोल सकते हो कि दौरान या फिर डिस्कशन करने के अलावा वो क्या करता है, डिबेट नहीं करता, बल्कि अपने सीट से खड़ा हो जाता है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने स्टार्ट कर देता है। इवन वो चेयर पे चढ़ जाता है और अपने आवाज़ को और भी लाउड तरीके से सदन में बोलने लगता है और किसी को हाय हाय करके नीचे दिखाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, डिसऑर्डरली कंडक्ट के अंदर आती हैं। मतलब कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, चेयरमैन के ऑर्डर को नहीं मान रहा। तो यहाँ पर चेयरमैन के पास या फिर जो स्पीकर है उनके पास जो हमारा रूल नंबर बोल सकते हो कि 255 है, यानी कि 255 है, ये रूल कहता है कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या किया जा सकता है, सज़ा दिया जा सकता है। लेकिन सज़ा देने के अलावा वहाँ पे क्या होता है कि सज़ा नहीं दिया जाता, बल्कि पूरे के पूरे सदन की कार्यवाही को ही कुछ मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए क्या किया जाता है, एब्जॉर्न कर दिया जाता है। मतलब कि थोड़ी देर के लिए डिसरप्ट कर दिया जाता है। तो ये भी एक रीज़न बनता है वीक इन्फोर्समेंट, मतलब कि हमारे पास कानून है, सज़ा देने का अधिकार है, लेकिन फिर भी हम नहीं दे रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे पार्लियामेंट के अंदर डिसरप्शन देखने को मिलते हैं। फिर हमारे पास आता है एक और रीज़न, और वो कहता है कि कई बार जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनकी शिकायत रहती है कि जो ये सेशन के अंदर टाइम मिलता है ना, वो टाइम काफ़ी लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में उतना अच्छा डिस्कशन नहीं हो पाता। इसलिए लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, तो उनका बिहेवियर जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है और वो इंटेंसिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं। और झगड़े होने के बाद फिर हमें कहीं ना कहीं जो हमारा सेशन है उसको एब्रप्टली क्लोज करना होता है, यानी कि डिसरप्ट करना होता है। तो ये हमारे कुछ रीज़न है, कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं हमारे पार्लियामेंट के सेशन को डिसरप्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। अब देखो, पार्लियामेंट अगर मान लो हमारा बार बार डिसरप्ट हो रहा है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला परिणाम जो होगा वो होगा इरोजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, जो संसद की बैठक होती है, इतने पैसे खर्च करने के बावजूद उस संसद की बैठक से कोई प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आती। ठीक है ना, हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सरकार को हम भेजते हैं, सरकार के अंदर डिस्कशन होता है रूल को लेकर के, नई नई पॉलिसी को लेकर के, लेकिन वो डिस्कशन बेकार ही चली जाती है। कोई अच्छा डिस्कशन कुछ निकल के आता ही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट बार बार डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमें नुकसान होता है वो होता है टाइम का। टाइम का नुकसान कैसा होगा, क्योंकि आप देखो जो हमारे सेशन होते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि हर दूसरे तीसरे दिन हो रहे हैं। हमारे साल में 3 सेशन होते हैं, ठीक है ना, एक विंटर सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है और एक हमारा समर वाला सेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा और कोई सेशन तो होता नहीं है, अगर होता भी है तो काफ़ी कम होते हैं। तो अब ये हमारे पास टाइम लिमिटेड है, उसी लिमिटेड टाइम को हम बार बार यूज कर रहे हैं और उस टाइम के अंदर आप बार बार क्या कर रहे हो, डिसरप्ट कर रहे हो पार्लियामेंट को। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है उसका लॉस्ट हो जाएगा। दूसरा है कि जो हमारे लेजिस्लेशन है, यानी कि जो कानून बनाई जा रही है, उस कानून पे अगर मान लो अच्छी बहस नहीं होगी, उसको अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज नहीं किया जाएगा, तो जो हमारा कानून बनेगा वो पुअरली डिफाइंड होगा, उसको अच्छे से समझा नहीं जा सकता, उस कानून की कमियों को हम देख नहीं सकते। तो फिर जब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी, जो कि होती भी है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि रस्ट लेजिस्लेशन का हमें यहाँ पर खतरा देखने को मिलता है। फिर आता है रेड्यूस ओवरसाइट। अब देखो, रेड्यूस्ड ओवरसाइट का मतलब क्या है, जिसका एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे इंडिया के कोई डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब ये डिफेंस मिनिस्टर के पास ना कोई डिफेंस से स्कैम हुआ है, मान लो डिफेंस के फील्ड में कोई स्कैम हो गया है। अब डिफेंस के फील्ड में कोई स्कैम हुआ है तो अब क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर से। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा कब जाएगा, तो इसके लिए एक लिमिटेड टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर, यानी कि क्वेश्चन आवर में ही आप क्या कर सकते हो, कोई भी MP उस मिनिस्टर से सवाल क्या कर सकता है, पूछ सकता है। लेकिन अब जब ये क्वेश्चन आवर आता है उस टाइम पर ये मिनिस्टर सवालों के जवाब देने के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसी टाइम पर पार्लियामेंट के अंदर हल्ला होने लगता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट के अंदर कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर चलने लगती हैं, पेज फाड़ के फेंके जाने लगते हैं और काफ़ी केओटिक माहौल हो जाता है। तो उस टाइम पर क्या करेगा, जो चेयरमैन होगा या स्पीकर होगा, वो पार्लियामेंट को
एडजर्न कर देगा, मतलब कुछ देर के लिए टाल देगा, कार्यवाही को स्थगित कर देगा। अब जब वो कार्यवाही को स्थगित करेगा, इसका मतलब कि उसने पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर दिया। और जब वो डिसरप्ट हुआ, 1 घंटे के लिए हुआ, तो उस 1 घंटे का ही टाइम था आपके पास मिनिस्टर से सवाल पूछने का। अब वो 1 घंटा खत्म, आप मिनिस्टर से सवाल पूछ नहीं सकते और मिनिस्टर अब सवालों के जवाब देगा नहीं। तो जो चीज़ें आपको पता लग सकती थी, जिसके ऊपर एक अच्छी डिबेट हो सकती थी, वो अब कहीं ना कहीं क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इससे हमारा ओवरसाइट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, हमारा लेजिस्लेशन जो है वो रस्ट हो जाता है और टाइम का लॉस होता है। तो ये इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब देखो इसके और भी क्या प्रभाव है जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका और भी प्रभाव है, जो हमारा पार्लियामेंट बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, इसके और भी प्रभाव हैं और भी इम्पैक्ट हैं। सबसे पहला तो पब्लिक ट्रस्ट। अब देखो जो लोग हैं, हमारे तुम्हारे या हम जैसे जो लोग हैं, जब पार्लियामेंट की ऐसे डिस्कशन को देखते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि क्या हमने अपना सही लीडर चुना है, क्या हमने जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उस पार्लियामेंट के बिल्डिंग में भेजा है, क्या वो सही है, वो काम का है कि नहीं है। तो इससे जो लोग हैं ना, वो अपनी इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो ट्रस्ट है उसको धीरे धीरे खोना स्टार्ट कर देते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि उनका जो ये डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है ना, वो क्या हो गई है, कहीं ना कहीं वीकेंड हो गई है, कमज़ोर हो गई है। ठीक है, फिर हम आते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट में। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, अब आप सभी को पता है कि जो पार्लियामेंट की मीटिंग चलती है उसके अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री पेट्रोल, ये सब चीज़ें दी जाती हैं आने जाने के लिए। ठीक है ना, इवन उनको बोल सकते हो कि वो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि वो डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन हाँ अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो देना पड़ेगा। तो ये जो इकोनॉमिक खर्चा है, जो वो सेशन चल रहा होता है उसके अंदर हमारे पब्लिक का जो पैसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। एंड उस पैसे को खर्च करने के बावजूद भी अगर आप कोई भी रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी है, उसके कोई भी एमपी हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे नुकसान किसका हुआ, इससे नुकसान हमारे इंडिया का हुआ, हमारे इंडिया के इकोनॉमी का हुआ। और बेसिकली हमारे टैक्स पेयर जो हैं, जो हमारे टैक्स पेयर हैं, जो पैसे सरकार को देते हैं, उनका नुकसान हुआ, क्योंकि उनके पैसे को तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया गया अनप्रोडक्टिव तरीके से। फिर आता है पॉलिसी अनसर्टेनिटी। अब देखो कोई भी चीज़ जो कि पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए, जिसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, तब जाके कानून बननी चाहिए, आपने उसको अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं किया, आपने उसके ऊपर डिबेट नहीं करी, तो आप जो पॉलिसी बनाओगे वो अनसर्टेन ही तो रहेगा। उसके अंदर जो रिफॉर्म पहले आ सकते थे वो डिबेट के दौरान ही आप करके ले आते, बाद में रिफॉर्म सजेस्ट करोगे तब तक लोगों के नुकसान हो चुके होंगे। तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी जो है ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि हमें कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होता है, जो पार्लियामेंट डिसरप्शन है वो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम वे फॉरवर्ड पॉइंट पर कि अगर हम अपने इस डिसरप्शन को कम करना चाहें तो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जिसके वजह से हम पार्लियामेंट्री डिसरप्शन को रोक सकते हैं। देखो इसके लिए सबसे पहला यही है कि स्ट्रेंथिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जैसे कि जो हमारे चेयरमैन हो गए या फिर हमारे स्पीकर हो गए, उनको हम क्या कर सके, थोड़ी और पावर दे सके। जैसे कि हमने बात करी थी आर्टिकल नंबर 255 की, तो आर्टिकल नंबर नहीं है ये, बेसिकली रूल 55 है जो कि पार्लियामेंट के प्रोसीजर के दौरान यूज़ होती है। तो उस रूल नंबर 255 को हम थोड़ा और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं और हम अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पावर को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो अपने गाइडलाइंस को और भी मजबूत कर पाएँ और अच्छे तरीके से क्या कर पाएँ, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जो मीटिंग्स हैं उनको वो चला पाएँ। फिर आता है रिवर्टलाइज द कमेटी। देखो रिवर्टलाइज द कमेटी का मतलब हुआ कि जो कमेटी बनाई गई है ना पार्लियामेंट में स्क्रूटनी के लिए, उनको बोला जाए कि आप क्या करो, यानी कि जो भी हमारे एमपी हैं, जो भी किसी कमेटी का पार्ट है ना, वो अपने पार्टी के प्रति पार्शियलिटी ना रखें। ठीक है ना, वो एक अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से लेजिस्लेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनी का हिस्सा बन सकते हैं, अच्छे रिफॉर्म जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई गलत दिख रहा है तो उसको वो कन्फ्रंट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारे बोल सकते हो कि पार्लियामेंट की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर आता है इंश्योर द एडेक्वेट टाइम। अब देखो कुछ जो एमपीज हैं उनको लगता है कि जो टाइम है वो बहुत कम है डिबेट के लिए, तो उस टाइम को ना बढ़ाया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो जो भी आपके क्वेश्चन हावर की टाइमिंग है उसको। अगर लगता है किसी को यार 1 घंटे बहुत कम है सवाल पूछने के लिए, इसलिए हौच पौच हो जाता है, तो आप उसको ट्रांसपेरेंट रखते हुए आप उसको शेड्यूल कर सकते हो किसी अगले दिन विद द परमिशन ऑफ अपोजिशन, एंड फिर आप उसके ऊपर एक अच्छा डिबेट कर सकते हो। तो टाइम बढ़ा के एक अपोजिशन से श्योर करके आप एक बोल सकते हो कि हेल्दी डिस्कशन की तरफ जा सकते हो। ठीक है,
चलो, अब हमारा आता है कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंज। ये भी क्या है आपके, ये भी आपके वे फॉरवर्ड पॉइंट है। इसमें ये होगा कि पॉलिटिकल कमिटमेंट। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो बीजेपी कांग्रेस को पसंद नहीं करती, कांग्रेस बीजेपी को पसंद नहीं करती, लेकिन भाई जब आप बैठे हो पार्लियामेंट में तो एक बार के लिए आप अपने राइवलरी को साइड रखो, पॉलिटिकली आप एक दूसरे के प्रति कमिट हो जाओ, आप देश के लिए सोचो। और जब आप देश के लिए सोचोगे, देश के लिए करोगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा सोचोगे, एक अच्छा डिसीजन लोगे, क्योंकि आप बहुत बड़े इंसान हो, पढ़े लिखे भी हो, तो आपको नॉलेज भी है, सोसाइटी में रहते हो, तो आप उन मुद्दों पे बात करो, वहां पे एक हेल्दी डिस्कशन करो, एंड देन फिर आप एक अच्छे नोट के साथ अपने डिबेट को खत्म करो। फिर आता है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो हल्ला कर रही है बाहर आके, बार बार क्या कर रही है, अपने पार्लियामेंट को खत्म ही कर दे रही है, अपने डिबेट को खत्म कर दे रही है। जहां पर कोई डिबेट होनी चाहिए वहां पे वो बीजेपी हाय हाय, कांग्रेस हाय हाय, ऐसे करके वो एक अपोजिशन की तरह ही काम कर रही है। और अपोजिशन भी किसकी चीज के लिए, जो भी अपोजिशन है वो यहाँ पे उस चीज का अपोज कर रही है जो कि नहीं करना चाहिए। आपको डिबेट करना चाहिए, आप डिबेट से भाग रहे हो, तो ऐसे नहीं करो। आप कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन बनो, आप चीजों को सुनो, आप उसको करेक्ट करके बोलो, जहां गलतियां आपको लग रही हैं आप उन गलतियों को डिबेट में बोलो। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन बन के काम करोगे तो देश डेफिनेटली आगे जाएगा और लोगों का पार्लियामेंट के ऊपर भरोसा भी बढ़ेगा। फिर आती है मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया जो हमारे मीडिया है ना, इस मीडिया को भी ये सोचना चाहिए कि यार आप क्या दिखा रहे हो। जो 5 घंटे की डिबेट हुई अच्छी, उसको दिखा दो। आप ये टीआरपी के लिए जो 10 मिनट में हंगामा हुआ, जो 5 मिनट में हंगामा हुआ, ये आप क्यों दिखा रहे हो। तो इसको थोड़ा दिखाना कम करो। जो अच्छी डिबेट हुई है, जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट हुई है 5 घंटे 3 घंटे, उनको दिखाया करो। तो ये आप कर सकते हो, जिसकी वजह से हमारे इंडियन डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब इसके बाद आते हैं कंक्लूजन पे। तो आप सिंपल सा कंक्लूजन रख सकते हो कि डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट मेयरली अ प्रोसीजरल इशू बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ डीपर चैलेंज फेसिंग इंडियाज डोमेस्टिक कल्चर। तो यहां पर आप पढ़ सकते हो, कहीं ना कहीं आप बता सकते हो कि देखो हमारे इंडिया का जो बोल सकते हो कि डेमोक्रेटिक कल्चर है, ठीक है, वो काफी बड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं लोगों का, हमारे ही भारत के लोगों का हमारे ही डेमोक्रेसी पर जब विश्वास नहीं होगा तो दुनिया फिर कैसे विश्वास करेगी। हम वर्ल्ड लीडर कैसे बनेंगे, विश्व गुरु कैसे बनेंगे। एंड दैट कैन बी अ रीजन जो कि हमें इंडिया को कहीं ना कहीं आगे रखने के लिए इस चीज को मिनिमाइज करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आई होप एंड आई बिलीव कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, पार्लियामेंट का डिस्ट्रप्शन आपको समझ में आया होगा, और अब आप इस चीज के ऊपर एक अच्छा एस्से जो है वो लिख सकते हो। आई एम 100% श्योर। और आप भी अगर श्योर हो तो एक बार कमेंट करके बताना। और हाँ, एक चीज और, जितने भी हिंदी मीडियम वाले हो, आई नो कि आपको हिंदी में पीडीएफ नहीं मिल रही है, बट वेरी सोन जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दे दूंगा। लेकिन हाँ, जो मैं यहाँ पर हिंदी में बोलता हूँ, बताता हूँ, अगर आप इस चीज़ का भी यूज़ करके एक बार लिखने का ट्राई करोगे ना, तो डेफिनेटली यू कैन राइट अ गुड ऐसे। और एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ कि एक मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको राइटिंग कैसे करनी है, ऐसे कैसे लिखना है, आर्गुमेंट कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, ये बता चुका हूँ। लेकिन लिखना कैसे है ना, ओवरऑल पेपर 2, ये मैं आपको बताऊंगा। एंड उस वीडियो के लिए आप बिल्कुल मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। आई विल गिव यू द बेस्ट स्ट्रेटजी जो कि कोई नहीं दे सकता। मतलब दे तो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कोई देता नहीं है, ठीक है ना। तो पेड बैच में देता है ना फ्री बैच में देता है। सो आई विल गिव यू, ठीक है, और आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।